वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मियाद की हुकूमत में काबीना में कल तौसी हुई। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में नए मरकजी वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। कुछ नए चेहरे काबीना में शामिल किए गए तो कुछ साबिका वजीरों को तरक्की दी गई। वहीं कुछ पुराने ऐसे भी चेहरे जिनकी छुट्टी कर दी गई। काबीना तौसी से कबल बाबुल सुप्रियो, संतोष गंगवार और मरकजी वजीर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने काबीना से इस्तीफा दे दिया था। माजी में कांग्रेस के लीडर और बड़ा चेहरा रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को काबीना में शामिल कर दिया गया है। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इंतजामी उमूर का तजुर्बा रखने वाले और नौजवान लीडरों को काबीना में शामिल किया गया है। वहीं मोदी काबीना में खवातीन को भी तरजीह दी गई है। 2004 के बाद मरकज में खवातीन वुज़रा की यह सबसे बड़ी तादाद है जिन्हें मुख्तलिफ कलमदानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, कर्नाटक से शोभा, सूरत से दर्शना विक्रम, झारखंड से अनुपूर्ण देवी, डिंडोरा से डॉक्टर भारती ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। अनुराग ठाकुर ने वजीर इत्तलात और नशरियात का ओहदा संभाल लिया है। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट, नई टीम तैयार है और इस नई टीम में एज की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हुए भी मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है। वहीं ख़वातीन रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया गया है। ख़वातीन रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर पिछले कैबिनेट से ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं हम SC, ST, OBC की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भी बढ़ी है। SC में 12 मेंबर्स काउंसिल में जोड़े गए हैं, वहीं ST में 8, OBC 27। ब्लू एज अगर हम बात करें, क्योंकि माना जा रहा था कि ये जो अब रीशफल हुआ है और ये जो नई कैबिनेट सामने आई है इसमें ये एक यंगर कैबिनेट होगी, तो 50 से कम उम्र के मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो 11 ऐसे, माफ़ कीजिएगा, 14 ऐसे मिनिस्टर्स जिनकी उम्र 50 से कम है जिनको नए कैबिनेट में शामिल किया गया है, काउंसिल में शामिल किया गया है। वहीं अगर हम देखें कि किस तरह से पोर्टफोलियोज दिए गए हैं और जो नए मिनिस्टर्स को की पोर्टफोलियोज दिए हैं उनमें मनसुख मंडाविया है जिन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ केमिकल्स मिनिस्टर भी है मनसुख मंडाविया। वहीं लॉ और IT जहां पर रविशंकर प्रसाद पहले उनकी मिनिस्ट्री थी और अब लॉ मिनिस्ट्री जो है किरण रिजिजू, और IT की अगर हम बात करें तो अश्विन वैष्णवी संभालेंगे मिनिस्ट्री। वहीं रमेश पोखरियाल जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री अब धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। प्रकाश जावड़ेकर, ये वो बड़े चेहरे हैं एक जिनके पास की पोर्टफोलियोज थे, लेकिन और काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी यहां पर रहे। प्रकाश जावड़ेकर जिनके पास एनवायरमेंट और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और भूपेंद्र यादव जिनके पास अब लेबर और एम्प्लॉयमेंट की साथ ही साथ एनवायरमेंट की भी मिनिस्ट्री आ गई है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें अनुराग ठाकुर, उनको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री सौंपी गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर जो कि इससे पहले
एमओएस फाइनेंस थे, तो फाइनेंस को लेकर के क्योंकि न सिर्फ पैंडेमिक में कोविड के दौरान बल्कि उससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन के बाद से हमने देखा था कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ती रही, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम होती रही। ऐसे में अनुराग ठाकुर एमओएस फाइनेंस में थे और अब उन्हें सौंपा गया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन नेहा बग्गा जी, वहीं सीनियर सहाफी प्रोफेसर प्रेम कुमार साहब और हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है। सबसे पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बोल्ड स्टेप लिया गया है, बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। ऐसे में नए कैबिनेट को दो हिस्सों में भी अगर हम देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड पर, और दूसरा इलेक्टोरल और पॉलिटिकल वे में, तो दोनों ही चीजों को कंसिडर करके नई कैबिनेट बनाई गई है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये जो फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार देखने को मिलेगी, जब 81 मिनिस्टर्स होंगे। और इसमें जो बदलाव किए गए हैं, एक बदलाव इस रूप में है कि जो बीते दौर में अलोकप्रिय मंत्री हो गए थे और जिसके लिए सरकार पर उंगली उठाई जा रही थी, उन विभागों को, उन मंत्रियों को या तो इस्तीफा लिया गया या फिर उनको किसी दूसरे विभाग में भेजा गया। अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को दूसरे विभाग में भेजा गया, वो पेट्रोलियम मंत्री थे। आप जान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर के एक विपक्ष आवाज उठा रहा है और लोगों में गुस्सा भी है, तो उस गुस्से को भी शांत करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा महामारी में जो हमें दिख रहा था कि जो आलोचनाएं हो रही थी, तो उन आलोचनाओं से को भी एक संकेत दिया गया है कि हमने कंसीडर किया है। हालांकि इस रूप में देखा जाता तब तो सीमा की रक्षा नहीं कर पाने के कारण राजनाथ सिंह से पर भी होनी चाहिए थी, उनका भी कुछ न कुछ उनसे भी इस्तीफे लेने की बात होनी चाहिए थी। इवन गृह मंत्री, जिनके नजर में दिल्ली का दंगा हुआ और पूरे पेंडेमिक में वो बैठे रहे, रैलियां करते रहे, उन पर भी उंगली उठाई जा सकती थी। इसलिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि लोगों को पनिश किया गया हो, क्योंकि पनिश करना होता है तो तत्काल सरकार पनिश करती है, लेकिन ये एक ऐसा रूट इवेंट बनाया गया जिसमें कि विभागों को बदला गया ताकि जो असंतोष है उस असंतोष से मीट किया जा सके। इसके अलावा दूसरा जो हिस्सा है वो चुनाव है। चुनाव को देखें तो आप जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव बीत चुका है, तो आप देख रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो से इस्तीफे ले लिए गए, देवोश्री से इस्तीफे ले लिए गए। उसी तरह से अब चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ 7 नए मंत्रियों को इंडक्ट किया गया है। हालांकि एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सियासत है उसमें उन्हें पता होता है कि कौन उनके साथ सियासी रूप में आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है। उन्हें पता है कि किसान बहुत नाराज हैं, तो किस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है किसानों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया। उन्हें पता है कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन जो है, जो कि बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी नहीं है, उनको शामिल किया गया है। लेकिन बाकी जो पिछड़े हैं, गैर जाटव, गैर यादव, ये कहकर के उन्होंने सियासी मंच सजाया उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इससे एक बात और साफ हो गई है, एक तो यादव को नहीं इंडक्ट किया गया, जाटों को नहीं किया गया और मुसलमान को नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं इस मंत्रिपरिषद के विस्तार में इन तीनों को उन्होंने अपने विपक्ष में भी खड़ा कर लिया है, ये बात भी मानना चाहिए। हालांकि उन्होंने ओबीसी को, जो है गैर जाटव, गैर यादव, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, उनको समेटने की कोशिश की है और इसको ही वो आधार, राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ओबीसी बहुत जरूरी है भी बीजेपी के लिए, और क्योंकि आने वाले इलेक्शंस है गुजरात में, और भी ज्यादा ओबीसी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप नए कैबिनेट को किस तरह देखते हैं? ये कैबिनेट जो है जी, जिस चेहरे पे छुट्टियां आ चुकी हैं उस पर जो है ये फेशियल करने की कोशिश की गई है। जब इंजन बदलने का वक्त है तब जो है डिब्बे बदले जा रहे हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो बुरी तरह से जो मंत्रालय को ये असफल बताकर जिनकी छुट्टी की गई है, उसमें चिकित्सा, कम्युनिकेशन, जो मेजर विभाग थे, इनके माध्यम से जो है इस महामारी के दावे किए जा रहे थे लड़ने के, तो ये तो खुद ही सरकार मान रही है कि वो फेल हो चुकी है। तो फेल हो चुकी है तो इंजन बदले जा रहे हैं, ये डब्बे बदले जा रहे हैं। और जिन लोगों को, मध्य प्रदेश को कमजोर किया गया है,
मध्य प्रदेश से जो है एक दलित को हटाकर दूसरे दलित को लाए जरूर हैं, लेकिन जो यहाँ पर पटेल एक मंत्री थे उनको कमजोर कर दिया गया है। सिंधिया जी को सौदे की आखिरी कलम किस्त जो है भुगतान तो कर दिया गया मंत्रिमंडल में लेके, मगर उनको ऐसा विभाग दे दिया जहां पे सब कुछ बिक चुका है, अब केवल जो है उसको बंद करने की फॉर्मेलिटी रह गई है। तो ये इसमें कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता है। और जब तक कोई जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं हो किसी मंत्रिमंडल को, जो आपने सही फरमाया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भर लिया, बंगाल के चुनाव हो चुके हैं तो बंगाल के लोगों को हटा दिया। ये बंगाल में भी पहले से ज्यादा अब इंक्लूड किया गया है, वहीं ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखा गया है। अब नेहा बग्गा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस ये बात उठा रही है कि फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसी का नतीजा ये रीशफल है। देखिए मुनाजा जी, सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का प्रोरोगेटिव होता है कि किस प्रकार का मंत्रिमंडल हो, और जिस प्रकार से भूपेन्द्र जी बंगाल की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो मैं स्वयं मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां पर हैं, प्रहलाद जी वहां पर हैं, वीरेंद्र खटीक जी को मौका दिया है, 7 बार से लगातार सांसद रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी सामाजिक पकड़ है, जिस तरीके से वो विनम्र सरल व्यक्तित्व रखते हैं, जनता के बीच में लगातार रहते हैं, तो मध्य प्रदेश को एक अच्छा लीडरशिप यहाँ से दी है और उनको स्थान दिया है केंद्र के अंदर। अगर ओवरऑल आप पूरे मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश के लगभग 25 राज्यों में से अलग अलग लोगों को केंद्र में जगह मिली है, और इस कैबिनेट में जो विस्तार किया गया है उसमें सभी को समन्वय करके, चाहे नए चेहरे हो चाहे अनुभवी हो, उन सबका आपको एक मेल दिखेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी के तहत कैसे देश आत्मनिर्भर बने, किस तरीके से देश को आगे ले जाया जा सके, किस तरीके से डिलीवरी समय पर हो सके, किस तरीके से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचा जा सके, उसको देखते हुए नेहा जी, क्या ये एडमिशन है कि पिछले 2.5 साल में कहीं ना कहीं कमी रह गई, यही वजह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से हटा दिया जाता है, और रविशंकर प्रसाद की बात करें या फिर हम प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, तो क्या ये कहीं ना कहीं एडमिशन तो है? क्योंकि कोविड पैंडेमिक सेकेंड जो वेव थी उसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट तो हुआ था। देखिए, कैबिनेट का विस्तार प्रस्तावित था और वो होना ही था। इसको डिलीवरी फेलियर और जो कांग्रेस अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि सही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर गवर्नेंस जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही संगठन भी इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी हो या हर्षवर्धन जी हो या तमाम जो बाकी लोग हैं जिनके इस्तीफे हुए हैं, उनका बहुत अहम भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में, आगे बढ़ाने में। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी और अन्य दलों के साथ जो एनडीए के घटक हैं, सबके चिंतन मंथन के बाद ये पाया गया होगा कि एक नए मंत्रिमंडल की आवश्यकता है, एक गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए जो विजन है उसके साथ नए चेहरों की आवश्यकता है, और जो अनुभवी लोग हैं उनका संगठन में ज्यादा अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। आप देखिए जिस तरीके का कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें 4 पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, 18 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में मंत्री पद पर रह चुके हैं, भूमिका निभा चुके हैं, कम से कम 49 ऐसे लोग हैं जो विधायक रह चुके हैं, 13 नेहा जी, वही सवाल यहाँ पर कि क्या परफॉर्मेंस बेस पर ही जो है मिनिस्ट्रीज का रीशफल हुआ है? पीएचडी स्कॉलर हैं, 3 एमबीए हैं, तो प्रोफेशनल्स के साथ साथ अनुभवी, एजुकेटेड, और इस प्रकार का एक मंत्रिमंडल है। कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं। आप याद करिए, भूपेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं जी, भूपेंद्र जी, तो कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? मनमोहन सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर 15 लाइन रट के आते तो 16वीं नहीं भूल पाते। अभी इन्होंने 2-3 चीजें कही जिसपे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि वीरेंद्र खटीक जी का जो है बहुत अच्छा सामाजिक जो है दायरा है, सरोकार है, तो इन्हीं वीरेंद्र खटीक जी को पिछली बार क्यों मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था? ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी से जुड़ी हुई है और यूपी चुनाव में जो है उनको जो है झोंकना है, इसलिए उन्हें 5 दिन मंत्री बना दिया, अगले रीशफल में फिर बाहर हो जाएंगे। ये इनकी मुखौटा उतार राजनीति है। जिस तरह से बंगाल के लोगों को बाहर किया गया, इसी तरह एमपी के लोग भी बाहर होंगे अगली किस्त में, और इनको एडजस्ट करने के लिए ये पहले भी मंत्री थे वीरेंद्र कुमार जी, हटाया क्यों गया था इसका जवाब दे दें।
और ये जो हमारे जो प्रसाद साहब हैं बढ़ चढ़ के बयान देते थे कि एनडीए है साहब, एनडीए है, यूपीए नहीं, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये बयान देने वाले बयानवीर भी जो है नेहा जी की तरह इसी पार्टी के थे, उन सब पे 12 टपका दिए। अब ये 12 लोग जो है बाहर हो गए हैं, तो इनका जवाब देना कि ये यूपीए है कि एनडीए है। आप तो कह रहे थे इसमें इस्तीफे ही नहीं होते, ये जो है इसमें तो यही नहीं होती। ये जो बड़बोले लोग हैं ये केवल दंभोक्तियां करने के अलावा कुछ नहीं करते, परफॉर्मेंस जीरो है। आज जो लाखों मौतें हुई हैं उसका हिसाब न देने पड़े, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो बह बह के लाशें आई हैं उनका हिसाब न देना पड़े, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, उसका जवाब नहीं देना पड़े, आज जो राफेल की जांच दूसरे देश को करनी पड़ रही है इस पर जवाब सवाल नहीं करना पड़े, तो उनने एक नया इवेंट कर लिया रीसफल। इट इज अगेन अ इवेंट, इसमें और कुछ भी नहीं है। और यहाँ इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है देश की जनता को। देश की जनता को तो उसी तरह तड़प तड़प के मरना है और इंतजार करना है और भगवान से ये दुआएं मनानी है कि तीसरी लहर जो है घातक। नेहा जी, क्या ये वाकई जो जहां जहां पर कमी हुई, चाहे पैंडेमिक में बात करें, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, या जिन भी मिनिस्ट्रीज में कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली, तो पीएमओ से ध्यान हटाकर लोगों की तवज्जो इस तरफ जाए कि जहां पर कमी थी उन को जो है उन लीडरान को हमने हटा दिया है, उस मिनिस्ट्री पर हमने नए लीडर लाए हैं और वो बखूबी काम करेंगे, ताकि पूरा जो तवज्जो लोगों का है वो इस पर जाए कि अब नए से काम होगा तो बेहतर काम होगा, और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स को छोड़ चुके हैं मिनिस्ट्री उन पर जाए और सरकार पर एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। देखिए मुनाजा जी, मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी ने शायद पूरी सूची देखी नहीं है। जो सबसे कम आयु के निशित जी हैं वो बंगाल से ही आते हैं, 35 वर्ष की उनकी आयु है। उसके अलावा भी और साथी हैं, मंत्री हैं जो बंगाल से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको कैबिनेट में स्थान मिला है। दूसरी बात, ये बार बार अपनी ओछी राजनीति पर आ जाते हैं और मृतकों पर भी राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, सर्वाधिक अगर मोर्टेलिटी रेट कहाँ का है? महाराष्ट्र का, पंजाब का। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन संक्रमण बढ़ाने में किन राज्यों का रहा? मुंबई का। आज आप देखेंगे कोविड के समय अगर सबसे ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी किसी ने बढ़ाई है तो किन राज्यों ने बढ़ाई है? पंजाब ने, राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हमारी स्वदेशी वैक्सीन देने से मना कर दिया था और वैक्सीन की वेस्टेज की। आप देखेंगे अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में डालने का काम किया। आप अगर देखेंगे पंजाब में, तो पंजाब में। भूपेंद्र जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप नेहा जी को अभी अपनी बात मुकम्मल करने दें। ने बताइए कि किस प्रकार से डिबेट होती, कम से कम इन्हें सिखाइए। इनके बारे में मैं नहीं कह रही थी। जब सत्य कड़वा लगता है तो इसी प्रकार से डिबेट में उछलना पड़ता है और आप इसी प्रकार से उछलने लग जाते हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि पंजाब में आपकी सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन ली और मुफ्त वैक्सीन वैक्सीन में भी आपने घोटाला किया। आप ये क्यों नहीं बताते कि जब मनमोहन सिंह जैसे रोबोटिक आपने प्रधानमंत्री लिए थे तो प्रधानमंत्री विस्तार के लिए भी उनके पास। भूपेंद्र जी, वो कुछ पॉइंट्स बता रही हैं, आप सुन तो ले पहले। आप स्वतंत्र तक आप देखिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके पास तो ये भी स्वतंत्रता नहीं थी कि किस प्रकार से एक्सटेंशन किया जाए। 2G, 3G, जीजा जी तक इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहे थे और भ्रष्टाचार होने के बाद क्या प्रधानमंत्री। प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, जो मिनिस्ट्रीज में उलटफेर हुआ है और जो बड़े चेहरे हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, क्या स्केप कोड बन गए ये? देखिए, निश्चित रूप से जो बड़े चेहरे, कुछ एक बड़े चेहरे, अनुभवी चेहरे जो हैं, उनमें से रविशंकर प्रसाद या प्रकाश जावड़ेकर माने जाते रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी को हम अगर देखा जाए तो हाल के दौर में जो व्हाट्सएप विवाद हुआ, उस वजह से हिंदुस्तान की जो पूरी दुनिया में किरकिरी हुई, एक कंपनी से पूरी हिंदुस्तान को लड़ा दिया गया, जबकि एक अधिकारी के स्तर पर इस मामले को निपटाया जा सकता था, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी खुद चले आए और भी उनसे जुड़ी बातें थी। तो इस बात का के लिए भी भारत सरकार ने उनको पनिश किया हो, नरेंद्र
मोदी जी ने, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कोई कारण नहीं है रविशंकर प्रसाद जी को हटाए जाने की, कोई वजह नहीं है। उनकी काबिलियत में भी कोई शक नहीं रहा, उनके अनुभव में भी कोई शक नहीं रहा। इसके अलावा जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी के लिए के बारे में यह है कि उनको उनके कामकाज से खुश नहीं थे, उनका कामकाज जो दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से उनको उन पर एक्शन लिया गया। उम्र भी एक फैक्टर है, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी 70 साल के हो चले हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी तो 66 साल के ही थे। मगर सबसे बड़ी इन्हीं कारणों से देखे, जैसे हर्षवर्धन जी थे, तो हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं महामारी की असफलता का टीकरा उन पर फोड़ना था। लेकिन एक बात और है कि इस मंत्रिपरिषद विस्तार में यह संदेश देने की भी कोशिश हुई है कि जो विरोध में बोलेगा उसके लिए यहां कोई जगह नहीं है। आप देखेंगे संतोष गंगवार जी जो श्रम मंत्रालय संभाल रहे थे, तो उनको इसलिए हटाया, कोई कारण नहीं था, इसलिए हटाया गया ताकि क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में चिट्ठी लिख करके बताया था कि पैंडेमिक में इस तरीके से निपटना चाहिए और ये फेल्यूर्स हैं, तो उनको पनिश किया गया। हालांकि जो ओबीसी वाला गणित है उस हिसाब से तो संतोष गंगवार जी को बने रहना चाहिए था, लेकिन उनको पनिश किया गया चूंकि उन्होंने खिलाफ में बोला। आप कुछ एक दो बात में ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे आरके सिंह बिहार से इंक्लूड किए गए हैं, तो आरके सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द को फ्लोट किया था। आप बोलेंगे फिर क्यों इनको लाया जा रहा है? चूंकि उनको जब लाया जाएगा तो भगवा आतंकवाद पर डिबेट होगी तो एक व्यक्ति पर विपक्ष बोलेगा और बीजेपी की सियासत जो है पूरे कांग्रेस के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ होगी। तो इस तरह से ये इशू जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगा। ये भी एक मकसद है कि उस चीज को लाया जाए सेंटर में, राजनीति के सियासत में। तो हर तरह से इसको देखा गया है, राजनीतिक रणनीति जो है उसको भी साधा गया है और अपने मंत्रिपरिषद को विस्तार दिया गया है ताकि राजनीतिक मंसूबे जो है उसको पूरा किया जा सके। बगैर मंसूबे नेहा बग्गा जी, क्या ये कहना सही है कि जो लीडरान जो है कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे थे या खिलाफ में बोल रहे थे पार्टी के या पार्टी के बड़े लीडरान के खिलाफ, तो उनको इस वजह से हटाया गया है, और जो लीडरान जो है बहुत पॉजिटिवली पार्टी के साथ है या दीगर लीडरान के साथ जिनकी समझ सही है, इस वजह से उनको इंक्लूड किया गया है? क्या ये कहना सही है? जी नेहा जी, आपका सवाल मुझसे है, आप फिर से दोहराएंगी? आवाज में कुछ बिल्कुल। नेहा जी, जिस तरह से आपने प्रेम कुमार जी को सुना होगा, उनका कहना है कि ऐसे लीडरान जिन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी आवाज पार्टी में कुछ ऐसे चीजों को लेकर के उठा रहे थे जो पार्टी के हित में नहीं थे, या ऐसे बड़े लीडरान बीजेपी में जिनको लेकर के आवाज उठाई गई हो, उनको हटाया गया, उनको कहीं ना साइडलाइन किया गया है, और जो हक में है उनको इंक्लूड किया गया है। क्या ये सही है? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि कैबिनेट विस्तार जो हुआ है उसमें किसी को हटाने का प्रश्न नहीं है, पर एक बेहतर टीम बनाना, एक अच्छी टीम लेकर आना जिसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं और नए चेहरे भी हैं, उसका एक समन्वय बैठाकर प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रोरोगेटिव के साथ में इस लिस्ट को सामने लाने का काम किया है। और एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसके साथ हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, जो देशवासियों ने देखा है, उसको लगातार आगे बढ़ा सके। और ये तब हुआ है जब एक लंबी एक्सरसाइज चली है, जब एनडीए के जो घटक दल हैं उन सब ने बैठकर चर्चा की है, वरिष्ठ लोगों से चर्चा हुई है, अलग अलग दलों के जो भाजपा के साथी हैं उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के महामंत्री जी, और इन सब के बिल्कुल बैठक हुई है, पूरा प्रोसेस हुआ है उसके तहत ही। लेकिन उस प्रोसेस का कुछ तो बेस रहा होगा, कुछ तो फाउंडेशन रहा होगा। वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो परफॉर्मेंस बेस पर हुआ है? मैंने आपसे कहा कि जब एक नया विस्तार होता है तो उस विस्तार का मायना ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं, उस विस्तार के मायने है कि आप बेहतर गवर्नेंस की तरफ और बेहतर डिलीवरी की तरफ किस तरीके से बढ़ेंगे, एक स्पीडी अप्रोच किस तरीके से होगी कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, एक बेहतर गवर्नेंस की तैयारी हो रही है यहाँ पर। भूपेंद्र गुप्ता जी, हर एक तबके से इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, दीगर जो तबकात है, कुर्मी बात करें, लंगेट की जो बात करें, लिंगायत की बात करें, तो हर एक जो है रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो असेंबली के चुनाव आने हैं, या फिर अगर हम 2024 की भी बात करें, तो एक पूरे विजन के साथ यहाँ पर तैयारी में लग रही है बीजेपी। देखिए, विजन तो स्पष्ट है। क्या विजन है? उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री जोड़े गए, नो यादव, नो जाट और नो माइनॉरिटी।
ये विजन तो स्पष्ट है, अब इसको देश अपने हिसाब से परिभाषित कर लेगा। दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है कि अगर उसका मंत्री जो है खान मार्केट जीन्स पहन के चला जाए तो फोन पहुंचे उसके पास कि तुरंत घर लौट के जीन उतारिए, आप जीन पहन के कैसे बाजार गए, वो जो है बलि के बकरे ढूंढ रहा है। ये जिम्मेवारी उन्हें खुद लेना चाहिए ना। किस मंत्री के पास स्वायत्तता काम करने की? इस मंत्रिमंडल जीन नहीं पहन सकता वो अपनी मर्जी से, उसको धोती पहन के जाना पड़ता है। तो उस मंत्रिमंडल की मैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो कम से कम जिम्मेवारी है। ठीक है प्रेम कुमार जी आपसे जल्दी जानना चाहेंगे क्लास कमेंट कि क्या अब नए कैबिनेट के साथ एक बेहतर गवर्नेंस देखने को मिलेगी? इस नए कैबिनेट के जरिए क्या अब जिस तरह से ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो पीछे परफॉर्मेंस में रह गई थी वो अब रिवाइव हो पाएगी? निश्चित रूप से उम्मीद यही रहती है कि जब नया मंत्रिपरिषद बनता है तो वो फुल स्ट्रेंथ मंत्रिपरिषद है और उससे अच्छे की उम्मीद की जाती है। पर एक बात कहना जरूरी है कि जैसे बिहार में उनके एलाइज जो हैं चिराग पासवान की पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, या इवन नीतीश कुमार जी ने अब तक अपने नए मंत्री को बधाई तक नहीं दी है। या इसका मतलब कहीं ना कहीं गठबंधन सहयोगी जो हैं वो बहुत खुश नहीं है। नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर क्या वो मंत्री बन गए रामचंद्र प्रसाद सिंह जी? ये सब भी बातें हैं जो उनको एनडीए के भीतर नई चुनौतियां बनकर सामने आने वाली है। जी बिल्कुल। तो नए कैबिनेट में हर तरह के पहलू को सामने रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें या पॉलिटिकल एस्पायरेशंस की बात करें, तमाम तक चीजें सामने हैं। हर तबके की रिप्रेजेंटेशन को मद्देनजर रखा गया है। ऐसे में प्लान जो है आने वाले असेंबली इलेक्शंस का भी और परफॉर्मेंस का भी यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। नेहा बग्गा जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार जी और साथ ही साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका